हेलो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 के बारे में। जैसा कि दोस्तों ऑलरेडी मैंने आपको इस भर्ती से संबंधित 2-3 वीडियो प्रोवाइड करवा दिए हैं, लेकिन साथियों मैंने आप लोगों से वादा किया था कि फॉर्म फिल से लेकर के आपके सिलेक्शन तक के एक एक स्टेप का वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। तो साथियों उसी बात को ध्यान में रखते हुए आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि साथियों आपके सिलेक्शन से संबंधित कुछ अहम बातें मैं आपको बताऊंगा जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। और साथ में दोस्तों आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे डाउट चलते रहते हैं, बहुत सारे सवाल दोस्तों उठते रहते हैं। उन सारे सवालों का जवाब देने की मैंने यहाँ पर कोशिश की है। यदि आपको लगे कि ये वीडियो आप लोगों के काम का है और दोस्तों आपके सवालों का एक संतुष्टिपूर्ण यदि उत्तर आपको मिल जाए, तो प्लीज़ यार आप लोगों से इतना मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। देखिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के लिए इस भर्ती से संबंधित कुछ सामान्य सी जानकारी दे देता हूं, जैसा कि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए हर वीडियो में प्रोवाइड करवाता हूं, ठीक है ना। उसके बाद साथियों मैं आपके सवालों के ऊपर चलूंगा और दोस्तों कुछ अहम बातें जो मैं आपको बताने वाला हूं वो बीच बीच में मैं आपको बताता रहूंगा, जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए साथियों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इसके पदों के बारे में। तो दोस्तों आपको पता ही होगा इसमें टोटल 50,000 पदों पर ये भर्ती होने वाली है। साथ में दोस्तों इसके आवेदन की यदि हम बात करें तो आवेदन 16 अगस्त से लेकर के 29 अगस्त तक चलने वाले हैं, ठीक है ना। आप लोग यदि आवेदन करना चाहते हो ना तो आप लोग अभी दोस्तों आवेदन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद साथ ही यदि हम इसकी योग्यता की बात करें तो दोस्तों इसमें योग्यता 12वीं पास रखी गई है, ठीक है। क्या रखी गई है? 12वीं पास रखी गई है। आयु सीमा की यदि हम बात करें तो 21 से लेकर के 50 वर्ष इसमें आयु सीमा रखी गई है। अगर हम बात करते हैं साथियों किसमें हमको काम क्या करना पड़ेगा, यानी कि कार्य बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। काम क्या करना पड़ेगा, कोई ज्यादा लोड या प्रेशर का काम तो नहीं है, कहीं हमको ज्यादा डिस्टर्बेंस देखने को मिल जाए। तो देखिए साथियों आपको ज्यादा लोड या प्रेशर का काम नहीं करना पड़ेगा। आपको साथियों कुछ नहीं करना है, आपको संवैधानिक केंद्र बनाने पड़ेंगे गांव में, और दोस्तों जो गांव की जनता है उसको अपने आम अधिकारों से जागरूक करवाना है। साथ में दोस्तों महात्मा गांधी की जीवनी से संबंधित जो अच्छे अच्छे पॉइंट है दोस्तों वो आपको बताने जनता के लिए, और साथ में दोस्तों जनकल्याणकारी योजना के बारे में उनको जानकारी देनी है। यानी एक तरह से यदि एक शब्द में मैं कहना चाहूँ तो दोस्तों इसमें आपको अपने गाँव की जनता को जागरूक करने का काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब साथियों कितना काम करना पड़ेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए साथियों वैसे तो इसमें कुछ ऐसा टाइम फिक्स नहीं है कितने घंटे काम करना पड़ेगा, लेकिन साथियों आप लोगों को पता ही होगा, जैसा कि आप लोग पंचायत समितियों में देखते हो, ग्राम पंचायतों में देखते हो, और दोस्तों वार्ड मेंबरों को भी देखते होगे, वार्ड मेंबर कितना काम करते हैं, या फिर ग्राम पंचायत के जो हमारे सरपंच जी वो कितना काम करते हैं, आप लोगों को भी पता होगा, ठीक है ना। लेकिन साथ यदि मैं फिर भी इसमें सामान्य से घंटे लेके चलूं कि कितने घंटे आपको काम करना होगा, तो दोस्तों मुझे जहां तक अनुमान है और दोस्तों जहां तक मेरी नॉलेज कहती है वो यही कहती है साथियों कि आपको 4 से 5 घंटे ही काम करना होगा। 5 से दोस्तों ज्यादा काम नहीं मिलेगा, आपको 4 घंटे के आसपास ही काम करना होगा, ठीक है ना। अब साथ यदि हम बात करें कि इसमें महीने में कितने देर काम करना होगा, तो वो भी मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा, क्योंकि साथ ही बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे जो एजुकेशन में अभी ध्यान दिए हुए हैं, उनके लिए जो बेनिफिशियरी हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है वो डाउट भी क्लियर करूंगा, ठीक है ना। देखिए साथियों मैंने अगला डाउट आप लोगों के लिए लिखा है कि विद्यार्थियों के लिए ये जॉब सही है या फिर गलत है। देखिए साथियों मेरा मानना तो ये कहता है कि आप लोग विद्यार्थी हो या फिर आप लोग बेरोजगार हो, ठीक है ना। तो साथियों यदि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखो ना तो दोस्तों विद्यार्थियों के लिए और बेरोजगारों के लिए, दोनों कैंडिडेटों के लिए दोस्तों ये बिल्कुल सही है। अब सही क्यों है दोस्तों वो मैं आपके लिए बता देता हूँ। देखिए साथियों जो कैंडिडेट विद्यार्थी लाइफ जी रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि वो अभी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जो कैंडिडेट अपनी प्रिपरेशन नहीं कर रहे वो बेरोजगार बैठे हुए हैं और उन्होंने 12th पास किया हुआ है, दोस्तों उन दोनों के लिए क्या इसमें ऑप्शन रहने वाले हैं। देखिए साथियों जो विद्यार्थी की लाइफ जी रहे हैं, यानी कि वो अन्य वैकेंसियों की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बेनिफिट इसमें ये होने वाला है साथियों। इसमें ज्यादा लोड या प्रेशर तो है नहीं, ठीक है ना। और दोस्तों यदि हम इसमें बात करें कि कितने घंटे काम करना होगा और महीने में कितने दिन काम करना होगा, तो साथियों मुझे तो ऐसा लगता है कि महीने में आपको 2 या 3 कैंप ही लगाने पड़ेंगे, या फिर 2 या 3 दिन ही वर्क करना पड़ सकता है। जैसा कि दोस्तों आप लोग वार्ड मेंबर्स की मीटिंग देखते हो ना कि महीने में 2 या 3 मीटिंग होती है, उसमें दोस्तों वो लोग कुछ मीटिंग में डिसीजन लेते हैं कि गांव का किस तरह से विकास करना है सरपंच के साथ बैठ करके। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ हो सकता है, जहां तक मुझे अनुमान है दोस्तों मैं फिक्सेशन नहीं बता रहा, लेकिन साथियों आप लोगों को एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए, क्योंकि आगे इसमें कुछ भी हो सकता है साथियों। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा विद्यार्थियों के लिए बेनिफिट होने वाला है। यदि आप लोगों को मान के चलिए 2 या 3 दिन काम करना पड़े, या फिर 4 या 5 दिन कैंप लगाने पड़े, या जागरूकता का काम करना पड़े, तो साथियों इसमें आपको भी बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि 4-5 दिन में कुछ होने वाला है नहीं। और दोस्तों 4-5 दिन में यदि हम 4-5 घंटे लगातार काम कर लोगे तो दोस्तों इससे कुछ ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है आपकी स्टडी पे, ठीक है ना। तो साथियों उसके बाद तो आप फ्री की सैलरी पाओगे ना, इसलिए साथियों आपको इसमें फॉर्म जरूर फिल करना चाहिए, आपको इसमें बेनिफिट देखने को मिल सकते हैं। और साथियों इसके अलावा जो विद्यार्थी है ना उनके लिए एक फायदा और है। फायदा क्या है साथियों, जब आप इसमें जॉब करोगे ना तो दोस्तों जॉब प्रोफाइल में आपको पता होगा कि जो हमारी राजस्थान सरकार है ना वो गांव-गांव में साथियों लाइब्रेरी बना रही है। तो दोस्तों हो सकता है कि आपको उसमें लाइब्रेरियन का काम करना पड़े। जब साथियों आप लाइब्रेरियन का काम करोगे तो उसमें आप अपनी पढ़ाई को भी बेहतरीन कर सकते हो, अच्छी अच्छी बुक्स दोस्तों आपको मिल सकती है पढ़ने के लिए, और साथियों अन्य स्टूडेंटों के साथ साथ आप भी वहां पर स्टडी कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए आपको इतना तो पता ही है लाइब्रेरी में साथियों स्टडी ही की जाती है। तो साथियों
मेरे हिसाब से यदि आप देखोगे, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, तो विद्यार्थियों के लिए भी ज्यादा लोड या प्रेशर रहने वाला नहीं है। और बात करते हैं साथियों बेरोजगार वाले कैंडिडेटों की, तो साथियों बेरोजगार वाले कैंडिडेटों के लिए तो यही फायदा है कि यदि आप 4 से 5 घंटे काम कर लेते हो, उसके बाद यदि आप अदर जॉब करना चाहते हो तो दोस्तों अदर जॉब कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों 4,500 या 5,000 रुपए तो आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद साथियों आप अपना दूसरा जॉब भी कर सकते हो और वहां से भी दोस्तों बेनिफिट उठा सकते हो, ठीक है ना। देखिए साथियों फॉर्म फिल करना नहीं करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो आप लोगों के जो डाउट चलते हैं ना बार बार उन्हीं को क्लियर कर सकता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों अपने अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट यह है कि सर कॉलेज में रेगुलर एडमिशन वाले इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, और जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है उनके लिए क्या स्कोप रहने वाला है। देखिए साथियों कॉलेज में रेगुलर एडमिशन वालों के लिए 2 स्कोप रहने वाले हैं। कितने स्कोप? 2 ऑप्शन इसमें रहने वाले हैं। देखिए साथियों सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, यदि आप लोगों की जॉब प्रोफाइल में महीने में 4 या 5 दिन जॉब करने को मिलती है और साथियों आप लोग रेगुलर एडमिशन हो, तो साथियों आप 4 या 5 दिन जॉब कर सकते हो और अपने रेगुलर कॉलेज भी जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन भी मिल सकता है। लेकिन साथियों डिपेंड करता है कि यदि 4 या 5 दिन हमको जॉब करने को नहीं मिली, यदि हमको पर डे जॉब करना पड़ा तो क्या करेंगे। तो देखिए साथियों पर डे जॉब करना पड़ा तो ये आपका दूसरा ऑप्शन है, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन है? दूसरा ऑप्शन है पर डे जॉब के लिए। साथियों मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, जो विद्यार्थी कॉलेज में रेगुलर एडमिशन वाले हैं, यदि आपको पर डे जॉब करना पड़ा 4 या 5 घंटे, तो साथियों आप लोगों का इसमें सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि साथियों आप लोगों के लिए वहां पर प्रेजेंट दिखाना कॉलेज में बहुत जरूरी होता है, उनके लिए दोस्तों इसमें कोई स्कोप रहने वाला नहीं है। लेकिन साथियों फिर भी आप लोगों को फॉर्म फिल कर देना चाहिए, क्योंकि साथियों कुछ भी हो सकता है इसमें आगे। अब हम बात करते हैं साथियों अपने अगले पॉइंट पे। आप लोगों का अगला डाउट आता है कि सर यदि हमने इसमें फॉर्म फिल कर दिया तो हमको इसमें बेरोजगारी भत्ता आएगा या फिर नहीं आएगा या फिर रुक जाएगा। तो देखिए साथियों यदि आप लोगों ने इसमें फॉर्म फिल कर दिया ना, तो दोस्तों आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। इस बात को आप गांठ बांध लीजिएगा, क्योंकि साथियों इस भर्ती के माध्यम से आपको रोजगार दे दिया जाएगा। जब आपको रोजगार दे दिया जाएगा तो आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल पाएगा। यदि साथियों संविदा की जॉब नहीं होती, यदि ये प्राइवेट जॉब होती, तो साथियों आप इसमें बेरोजगार भत्ता भी उठा सकते थे और प्राइवेट जॉब भी कर सकते थे, ठीक है। या फिर किसी कंपनी के द्वारा निकाली हुई होती तो भी कर सकते थे। लेकिन साथियों संविदा की भर्ती होती है और आप लोगों को पता है संविदा की भर्ती साथियों 4-5 साल या फिर 10 साल काम करने के बाद उनको परमानेंट भी करने के ऑप्शन आते हैं, उनको परमानेंट भी कर दिया जाता है। अगले डाउट में दोस्तों मैं आप लोगों के इसी डाउट को क्लियर करूंगा। आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिएगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं साथियों इसमें अगले पॉइंट की कि इसमें सिलेक्शन की संभावना किसकी ज्यादा है। क्योंकि साथियों आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के ये डाउट होते हैं कि सर इसमें सिलेक्शन किन कैंडिडेटों का होने वाला है। देखिए साथियों इसमें सिलेक्शन 3 प्रकार के कैंडिडेटों का होने वाला है। फर्स्ट नंबर पर यदि हम बात करें तो साथियों जो इसमें डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, जैसे कि आप लोगों से 12th पास तो ऑलरेडी मांगा गया है। कितना? 12th पास आप लोगों से ऑलरेडी मांगा गया है। इसके अलावा साथियों यदि आप लोगों के पास जो सर्टिफिकेट इसमें मांगे गए हैं ना, उन सर्टिफिकेट में यदि कोई सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो साथियों आपको इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। आपका इसमें सिलेक्शन श्योर है, यानी कि आपको इसमें सिलेक्शन देखने को मिल सकता है। उसके बाद साथियों यदि हम बात करते हैं दूसरे ऑप्शन में, तो दोस्तों दूसरा ऑप्शन उन कैंडिडेटों के लिए है जिन कैंडिडेटों के पास ये सर्टिफिकेट नहीं थे, यानी कि इसमें 12th पास के अलावा जो सर्टिफिकेट मांगे गए थे, स्काउट वाले, सुरक्षा सखी के, पुलिस मित्र के या फिर एनसीसी के, एनवाईके के जो सर्टिफिकेट मांगे गए थे, साथियों यदि आपके पास वो नहीं है तो दोस्तों आपका भी इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन साथियों आपको सिलेक्शन देने के लिए आपका जो इंटरव्यू होगा ना साथियों, वो इंटरव्यू इंप्रेसिव होना चाहिए। उनको ऐसा कुछ दम है ये एक्चुअल में ही, यानी कि वास्तव में ही समाज के कल्याण के लिए काम कर सकता है या फिर समाज के हित में काम कर सकता है, उनको जागरूक करने के काम ये अच्छी तरीके से कर सकते हैं, तो साथियों आपको भी इसमें सिलेक्शन मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं साथियों इसमें तीसरे नंबर के पॉइंट की, तो साथियों तीसरे नंबर का पॉइंट उन कैंडिडेटों के लिए है जिनके पास साथियों सर्टिफिकेट भी है। क्या है? सर्टिफिकेट भी है और दोस्तों इनका इंटरव्यू भी इंप्रेसिव जाता है, तो दोस्तों इनके सिलेक्शन को कोई भी रोकने वाला नहीं है। इनका सिलेक्शन श्योर है, 100% इनका सिलेक्शन होगा। लेकिन साथियों तीनों कैटेगरी जो मैंने आपको बताई है ना, तीनों कैटेगरी के कैंडिडेट अच्छी तरह से सिलेक्शन दे सकते हैं यदि वो लोग अपनी स्किल पर और अपने इंटरव्यू टेस्ट पर अच्छी तरह से कमांड करके रखेंगे तो, ठीक है ना। लेकिन साथियों आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, मैं आप लोगों को सिलेक्शन तक पहुंचाऊंगा, ठीक है ना। आप लोगों के इंटरव्यू और स्किल टेस्ट के बारे में वीडियो लेके आऊंगा, आप लोगों को क्या करना है, किस तरह से सिलेक्शन देना है, आप लोगों की प्रोसीजर क्या हो सकते हैं, और जो कैंडिडेट सर्टिफिकेट नहीं है जिनके पास, उनका सिलेक्शन किस तरह से हो सकता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए यदि आप लोगों को फॉर्म फिल से लेकर के सिलेक्शन तक का सफर तय करना है तो आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल का हिस्सा बन जाना है, ताकि दोस्तों आप लोगों को कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाए। अब हम चर्चा करते हैं साथियों अपने अगले डाउट पे। आपका अगला डाउट होता है कि सर ये गवर्नमेंट होंगे या फिर नहीं होंगे, इसका सबूत क्या है। देखिए साथियों आप लोगों के लिए चाहिए सबूत, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ये कहते हैं कि ये 1 साल के लिए आया है, इसमें गवर्नमेंट का कोई स्कोप नहीं होगा। लेकिन साथियों मैं आप लोगों के लिए बता दूं, जब कभी भी संविदा पे कर्मचारियों की वैकेंसी निकलती है, किस पे? संविदा पे कर्मचारियों की वैकेंसी निकलती है, तो दोस्तों उसमें टेंडर फिक्स होता है कि आपको 2 साल के लिए जा रहा है या फिर आपको 5 साल के लिए या फिर 3 साल के लिए लिया जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन साथियों जैसे
ही उसकी टाइम पीरियड खत्म होता है तो साथियों उसका टाइम पीरियड और आगे बढ़ा दिया जाता है। लेकिन साथियों आप लोगों को पता होगा, आप लोग मेरे चैनल के सब्सक्राइबर होंगे ना, तो दोस्तों मैं अपने चैनल पर संविदा कर्मचारियों के गवर्नमेंट होने की न्यूज बार बार डालता रहता हूं। आपको पता होना चाहिए साथियों, संविदा कर्मचारियों को राजस्थान गवर्नमेंट परमानेंट कर रही है। इसका प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। एक लेटर इशू हुआ था, उसका भी प्रूफ दूंगा। यदि आप लोग इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हो कि वाकई में कर रही है फिर नहीं कर रही, तो दोस्तों मैंने आपको 4 से लेकर के 5 वीडियो संविदा कर्मचारियों के बना दिए हैं, आप उनको जाके देख लीजिएगा। मैंने उनमें प्रमाण भी दिया है कि वाकई में संविदा कर्मचारियों को गवर्नमेंट कर रही है फिर नहीं कर रही है, ठीक है ना। आप उसमें स्कोप जाके देख सकते हो। और साथ में दोस्तों योजना वाले कैंडिडेटों को वाकई में संविदा कर्मचारियों को गवर्नमेंट कर रही है या फिर नहीं कर रही है, उसका तो एविडेंस मैं आपको अभी दे दूंगा। बस आप थोड़ी देर वेट कर लीजिए, आपके डाउटों को क्लियर करते हुए मैं आपको वो एविडेंस जरूर दूंगा, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है साथियों कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। आपको पता होना चाहिए कि ये गवर्नमेंट हो भी सकते हैं दोस्तों। 99.99% चांसेज होते हैं कि संविदा कर्मचारी गवर्नमेंट हो जाए। मैं आपको 110% तो नहीं कह रहा कि संविदा कर्मचारी गवर्नमेंट हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों 99% आप लोगों के चांसेज रहेंगे कि आप लोग गवर्नमेंट हो जाए, ठीक है ना। इसलिए साथियों आप लोगों के इसके चांस को गंवाना नहीं है। आप लोगों को यदि ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो आप लोगों को इसका फायदा उठाना चाहिए, ठीक है। मैं तो साथियों आप लोगों को इतना ही समझा सकता हूं, आगे आप लोगों की मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आप लोग यदि अन्य किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं साथियों अपने अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है कि मानदेय इसमें बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा। देखिए साथियों 1 साल रुक जाइए आप लोग, 1 साल का जब आपका टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा ना, तो उसके बाद आप देख लेना कि आपका मानदेय बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। आप लोग 1 साल बाद दोबारा से आके मेरी वीडियो को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सर आप लोगों ने बताया था कि हमारा मानदेय बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। तो आपको बता दूं कि दोस्तों आपका मानदेय 110% बढ़ेगा, लेकिन 1 साल का टाइम पीरियड खत्म हो जाने दीजिए, 1 साल तक आपका मानदेय नहीं बढ़ेगा। इस बात को तो दोस्तों मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि 1 साल तक आपका मानदेय में कोई वृद्धि नहीं होगी, लेकिन साथियों 1 साल बाद आपको इंक्रीजमेंट मिल जाएगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं साथियों अपने अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट ये है कि इंटरव्यू कब और कहां होंगे। तो देखिए साथियों इंटरव्यू की यदि हम बात करें तो दोस्तों इंटरव्यू आपके ब्लॉक स्तर पर होंगे। किसके स्तर पर? ब्लॉक स्तर पर दोस्तों आपके इंटरव्यू होंगे। और दोस्तों यदि हम बात करें कि इसके इंटरव्यू कब होंगे, तो साथियों आपको बता दूं इसके इंटरव्यू 15 सितंबर के बाद शुरू होने की पूरी संभावना है। 15 सितंबर के बाद इसके इंटरव्यू कभी भी शुरू हो सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं जैसे मुझे पता चलेगा कि इसके इंटरव्यू की डेट ये होने वाली है, तो दोस्तों इंटरव्यू के 4-5 दिन पहले ही मैं आपको इंटरव्यू से संबंधित और दोस्तों सिलेक्शन कैसे लेना है, इंप्रेसिव इंटरव्यू कैसे देना है, ये सारी कुछ आपको डिटेल प्रोवाइड करवा दूंगा। आप लोगों को बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़े रहना है, ठीक है ना। आप लोगों का अगला डाउट यह है कि आवेदन अपने ही गांव से कर सकते हैं या फिर ग्राम पंचायत के किसी भी गांव से कर सकते हैं। तो देखिए साथियों जब आप लोग उसमें ग्राम पंचायत चूज करते हो ना ऑप्शन में, तो दोस्तों ऑप्शन में ग्राम पंचायत चूज करने के बाद आपकी ग्राम पंचायत में जितने भी गांव आते हैं वो उनके ऑप्शन दोस्तों आप लोगों के सामने खुल जाएंगे। जैसे ही दोस्तों आप लोगों के सामने वो ऑप्शन खुलेंगे तो आप लोग अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी गांव चुन सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि आप लोग ग्राम पंचायत के किसी भी गांव में अप्लाई कर सकते हो। दूसरा पॉइंट दोस्तों आप लोगों का ये होता है कि सर ग्राम पंचायत में एक ही कैंडिडेट को लिया जाएगा या फिर ग्राम पंचायत में जितने भी गांव बिलोंग करते हैं उन सभी को लिया जाएगा। तो देखिए साथियों एक ग्राम पंचायत में जितने गांव बिलोंग करते हैं ना साथियों, तो उन गांव में एक एक कैंडिडेट को लिया जाएगा, ठीक है ना। एक ग्राम पंचायत में एक को नहीं लिया जाएगा, एक ग्राम पंचायत में एक गांव में से एक एक कैंडिडेट को लिया जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की। आप लोगों का अगला क्वेश्चन होता है कि सर इंटरव्यू कहाँ होंगे और इनका चयन कैसे होगा। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इंटरव्यू ब्लॉक स्तर पर होंगे। ब्लॉक स्तर पर एक कमेटी बनेगी। जब दोस्तों ब्लॉक स्तर पर कमेटी बनेगी ना, तो दोस्तों उसमें आपका एक तो इंटरव्यू होगा और दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है ना। जैसे दोस्तों आपका डीबी कंप्लीट हो जाएगा तो दोस्तों एक जिला स्तरीय कमेटी और बनाई जाती है। वो जिला स्तरीय कमेटी साथियों आपके चयन प्रक्रिया को निर्धारित करेगी, दोस्तों आपकी मेरिट लिस्ट को तैयार करेगी, ठीक है ना। तब जाके आपका सिलेक्शन होगा फाइनली। तो साथी ये सारे के सारे सवालों को मैंने यहाँ पर जवाब देने की कोशिश की है। अब आप साथी वो प्रूफ देख लीजिए जो मैं आपको गवर्नमेंट होने का प्रूफ दिखा रहा था ना, कि आपको इसमें गवर्नमेंट भी किया जा सकता है। देखिए साथियों यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग। पंचायती राज विभाग के माध्यम से ये नोटिस आया था साथियों। इसके दिनांक की यदि हम बात करें ना साथियों, तो इसका दिनांक था 11 अगस्त। क्या था? 11 अगस्त था। और दोस्तों जयपुर से इसको सेंड किया गया था, ठीक है। अब देखिए साथियों पूरा का पूरा नोटिस क्या है इसके बारे में तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। वैसे मैं आपको बता देता हूं साथियों, ये जो नोटिस आया था ना साथियों, ये नोटिस आप लोगों को परमानेंट करने के रिगार्डिंग आया था। और साथ में दोस्तों आपके नियमितीकरण के अलावा जो वैकेंट सीटें हैं इन विभाग में, यानी कि जो अपना ग्रामीण विभाग है उसमें जो वैकेंट सीटें उनको भी संविदा पर भर्ती करने के लिए ये नोटिस निकाला था, ठीक है ना। यदि आप इस नोटिस को पूरा पढ़ना चाहते हो ना, तो दोस्तों मैं आपको उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मैंने आपको उस वीडियो में पूरा नोटिस पढ़ाया है, पूरे नोटिस के बारे में बताया कि पूरा नोटिस क्या है, ये परमानेंट को लेकर है या फिर नहीं है। क्योंकि दोस्तों आप लोगों के दिमाग में बार बार ये सवाल आता है कि योजना वाले कर्मचारी कभी परमानेंट हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते। तो दोस्तों उस डाउट को आप इस वीडियो को देख के क्लियर कर लेना। बाकी साथियों आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग इसमें फॉर्म फिल कर भी सकते हो और आप लोग इसमें फॉर्म फिल नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। यदि आप लोगों के दिमाग में फिर भी कोई प्रश्न उठता है तो दोस्तों आप लोगों के लिए मैंने कमेंट बॉक्स ओपन कर रखा है, वहां पर जाकर के आप अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हो, ठीक है। आज के लिए दोस्तों इतना ही काफी है। मिलता हूं आप लोगों से अन्य किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।